अपने आप चलने वाला जहाज। रोमानिया के तालपा गांव के एक किसान की लड़की इलियनोर जुगुन अपनी दादी के घर, जो बुहाई में था, जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे सड़क के किनारे कुछ सिक्के पड़े मिले। 11 साल की उस लड़की ने वे सिक्के उठा लिए और उनसे बुहाई में मिठाई खरीदी और खा गई। जब वह अपनी 105 वर्षीय दादी के पास पहुंची और उसे यह सब बताया तो वह नाराज हो गई। दादी ने, जिसको आसपास के लोग दायन भी कहते थे, उसे आगाह किया कि रास्ते में शैतान ने, रोमानिया में उसे ड्रेकू कहते हैं, तुम्हें ललचाने के लिए सिक्के फेंक दिए थे और तुम शैतान के चंगुल में आ गईं। अब वह तुम्हें भी आजाद नहीं करेगा। दूसरे दिन से ही जुगुन के साथ अनहोनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जुगुन के घर अचानक पत्थर आ गिरते, जिनसे खिड़कियों के कांच टूट जाते और जगन के पास जो भी चीज होती वह अचानक उछल जाती और उड़कर दूर जा गिरती। उसकी दादी समझ गई कि उस पर शैतान हावी हो गया है। उसने उसको तुरंत उसके घर तालपा भेज दिया। लेकिन वहां भी अनहोनी घटनाओं का सिलसिला बंद नहीं हुआ। उसके पास रखा पानी से भरा जग अचानक हवा में उड़ जाता और कई फीट दूर बिना पानी छलकाए पहुंच जाता। उसके पास रखा एक बॉक्स अचानक हवा में उठ गया और कमरे में बैठे उसके एक रिश्तेदार के सिर के पीछे चोट लगाकर गिर गया। जुगुन के घर के लोग घबरा गए और उसे पागलखाने में भर्ती करा दिया। इस दौरान लड़की के किस्से अखबारों में प्रकाशित हो गए और जर्मनी में रह रहे ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता फ्रिज ब्रुनवेल्ड एक पत्रकार कूबी कलेन को लेकर उसके गांव पहुंचे और उसे पागलखाने से छुड़ाकर अपने साथ ले आए। उन्होंने 9 से 18 मई 1925 के बीच जुगुन के साथ होने वाली हरकतों का अध्ययन किया। इस दौरान उसके आसपास की वस्तुओं का सरक जाना, बड़े बर्तनों का भट्ठी पर से घूम जाना और कभी कभी वस्तुओं का अचानक लोगों पर फेंक जाना जैसी घटनाएं हुई। अब तो अचानक कोई थप्पड़ मार दे, ऐसा एहसास भी जुगुन को होने लगा। जुलाई 1925 में ग्रेनवेल्ड की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जुगुन फिर अपने परिवार में आ गई। उसके साथ उसके परिवार वाले चिंता में पड़ गए। लेकिन कुछ ही साल बाद वियना की एक औरत, जिसने वर्षों तक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किए थे, की दिलचस्पी जुगुन में जागी और सितंबर 1925 को वह उससे मिलने आई। उसने खुद उसके पास रहकर उन अनहोनी घटनाओं को देखा और जनवरी 1926 में वह उसे वियना में अपने फ्लैट पर ले गई। वियना की वह औरत, जो वेसिलिको काउंटेस थी, उसने जुगुन के मामले पर 1926 में पुस्तक लिखी थी। उसने लिखा था कि एक बार जब मैं अपने कमरे में आई तो जुगुन मेरे पीछे थी। मैंने अचानक देखा कि खिड़की में से कोई छाया धीरे धीरे सरक कर अंदर आ रही है। फिर मैंने किसी के गिरने की आवाज सुनी। मैंने देखा कि कमरे में एक छोटा सा बॉक्स पड़ा है, जिसमें पादरियों के पहनने के टोप भरे हैं। उन्हीं में से कुछ टोप बाहर भी बिखरे पड़े थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह आए कहां से थे। ऐसे ही एक समय जब जुगुन अपने हाथ में बिल्ली लिए किताबों की अलमारी के पास खड़ी थी तो मैंने देखा कि उसको पीछे से घेरे हरे रंग की छाया निकलकर हमारी टेबल पर गिर रही है। वहां मुझे टीन बॉक्स दिखाई दिया। मुझे ध्यान आया कि वह तो कमरे में दूसरी तरफ पड़ा था। म्यूनिक के डॉक्टर हंस रोजेनबुश ने जुगुन की जांच पड़ताल की। उसने बाद में दावा किया कि लड़की झूठी है और वह जो कुछ करती है वह काउंटेस की मदद से करती है। इससे वियना में हंगामा हो गया। एक अन्य डॉक्टर हेरी प्राइस ने भी जांच पड़ताल की और उसने कहा कि इन अनहोनी घटनाओं का सिलसिला तब भी जारी रहा जब काउंटेस मौजूद नहीं थी और जुगुन को बंद कमरे में रखा गया था। इस पर वियना के कई प्रमुख वैज्ञानिक और डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल में जुटे और उन्होंने माना कि जुगुन की उपस्थिति में ही अनहोनी घटनाएं होती हैं। काउंटेस ने रोजेनबुश पर मानहानि का मुकदमा किया, हालांकि वह तकनीकी कारणों से खारिज हो गया। यह विवाद शायद आगे भी चलता, लेकिन 1927 के 14वें जन्मदिन के बाद जब उसे पहली माहवारी हुई तो इन अनहोनी घटनाओं का सिलसिला बंद हो गया। इसके बाद वह रोमानिया में हेयर ड्रेसर का काम करने लगी और उसके साथ कई अनहोनी घटनाओं के किस्से वर्षों तक लोगों में चर्चा का विषय बने रहे। अमेरिका में प्रेतों से अभिशप्त कई मकान हैं जहां लोग प्रेतों के भय से रहना ही नहीं चाहते। ऐसे प्रेतों से अभिशप्त न जाने कितने मकान आज भी खाली पड़े हैं। ऐसा ही एक मकान है जिसे 18वीं सदी में वर्जीनिया के एक व्यक्ति ने बनाया था। कई वर्षों तक उस भव्य मकान में लोग चैन से जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक रात उनके जीवन में एक भयानक चीख ने अशांति पैदा कर दी। उस भयानक चीख से आतंकित होकर लोगों ने उस मकान को खाली कर दिया। फिर धीरे धीरे वह भव्य मकान खंडहर में तब्दील होने लगा। 40 वर्ष पूर्व इस भव्य मकान की मरम्मत कराई गई और फिर उसमें लोगों ने रहने का साहस किया।
लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मकान के भीतर कदम रखा, एक महिला की भयानक चीख ने उनके दिल को दहला दिया। इसके बाद तो हृदय विदारक चीखें, भारी भारी कदमों की आहटें और तरह तरह की आवाजें आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इतना ही नहीं, उस विशाल भवन में स्थित पुस्तकालय में टंगी एक बड़ी तस्वीर ने अपने आप रंग बदल लिए। उसी मकान में एक बार एक व्यक्ति ने दो कृष्णकाय व्यक्तियों को सहायता के लिए पुकारते देखा। उसका कहना था कि दोनों व्यक्ति प्रेत थे जो उसी विशाल भवन में निवास करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि असमय मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को कुछ समय प्रेत योनि में रहना पड़ता है। शराब बनाने वाली एक कंपनी के मालिक विलियम लेम्प नामक व्यक्ति के उजाड़ मकान में घटने वाली घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि विलियम लेम्प ने किसी कारणवश अपने दो बेटों के साथ आत्महत्या कर ली थी। बाद में किसी व्यक्ति ने उसके निवास स्थान को खरीद लिया। जब उसने उस मकान की मरम्मत करवानी शुरू की तो मकान के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाया करते थे। उन बंद दरवाजों में अपने आप ताले भी लग जाते थे और ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। अमेरिका के ही एक अन्य मकान में सीढ़ियों पर निवास करने वाला प्रेत किसी को सताता नहीं है। वह किसी दयालु व्यक्ति का प्रेत लगता है। वह लोगों को कभी कभी ही दिखता है, पर जब भी लोगों को दिखाई देता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह मधुर मुस्कान के साथ लोगों के स्वागत में खड़ा हो। जब कभी कोई जड़ निर्जीव वस्तु अपनी इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर कोई कार्य करने लगती है तो उसके पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य ही छिपा होता है। विज्ञान ऐसे तथ्यों को बेबुनियाद बताता है, किंतु इतिहास में घटित घटनाओं को नकारा कैसे जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार की घटनाएं एक नहीं अनेक बार घट चुकी हैं। लकड़ी तथा लोहे से बना एक यात्री समुद्री जहाज का नाम S.S. हमबोल्ड था, जो मालवाहक भी था। इस जहाज से समुद्री यात्रा का प्रारंभ सन 1898 से किया गया था। अपने प्रारंभिक दौर में इस जहाज से सीटल से अलास्का के बीच यात्रा हुआ करती थी। इस जहाज के कैप्टन का नाम इलियाज जी बोफमन था। यह जहाज प्रारंभ होने के दिन से ही उसे सौंप दिया गया था। कैप्टन बोफमन ने अपना समुद्री जीवन भी हमबोल्ड से ही आरंभ किया था। यह भी आरंभ से लेकर अंत तक एक विचित्रता ही रही कि न तो किसी अन्य कैप्टन ने इस जहाज का कभी संचालन किया और न ही कैप्टन बोफमन ने ही किसी दूसरे जहाज का संचालन किया। कुछ दिनों तक यह जहाज सीटल और अलास्का बंदरगाह के बीच चलने के बाद प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी बंदरगाहों के बीच भी चलने लगा। कालांतर में कई बार जीर्णक्षीर्ण अवस्था में पहुंच जाने के कारण इस जहाज को विघटित कर देने पर भी विचार किया गया, परंतु कैप्टन बोफमन के शालीन विरोध के कारण इस जहाज को विघटित नहीं किया जा सका। अपना जल जीवन उसी जहाज से शुरू करने के कारण कैप्टन बोफमन का इस जहाज से खास लगाव था। सन 1934 में कैप्टन बोफमन ने जब नौकरी से अवकाश ग्रहण किया तब हमबोल्ड को विघटित करने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि किसी भी अन्य कैप्टन ने इस जर्जर हो चुके जहाज का कार्यभार स्वीकार कर खतरा मोल लेना उचित नहीं समझा। अवकाश प्राप्त करने के बाद 8 अगस्त 1935 के दिन कैप्टन बोफमन का